गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रकाशम बराज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये डैमेज होने से बिल्कुल बच गया है। कुछ बोट्स थी, थोड़ी बड़ी वाली जो बोट होती हैं वो यहाँ पे जाके टकरा गई थी, जिससे ये कोलैप्स हो सकता था। तो इस इशू के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। उसके अलावा कृष्णा रिवर पे बना हुआ है ये, तो थोड़ा देखेंगे हम लोग। क्लैड टू एमपोक्स, एमपोक्स को आप मंकी पोक्स भी कह सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडिया में इसका अभी एक आइसोलेटेड केस आया है। उसके अलावा P2P लैंडिंग क्या होती है? P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। तो अभी लास्ट मंथ आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की थी ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, जिसकी वजह से इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, P2P लैंडिंग क्या होता है। उसके अलावा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, तो जो UNFCCC की हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेपी कोलंबो क्या है? ये एक जापान की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी जाक्सा, और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, दोनों का मिशन था मरकरी को स्टडी करने के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा गुड्स ट्रेड बैरोमीटर क्या है, जो कि WTO इशू करता है, एंड सहारिया ट्राइब जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे कुछ बच्चे माल न्यूट्रिशन पाए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, प्रकाशम बराज। आप ना पिक्चर दिखा देता हूँ मैं, देखिए जरा, ये पिक्चर देखिए। तो ये है वो प्रकाशम बराज, ठीक है। और ये हैं बोट्स। अभी तो आपको पिक्चर में शायद छोटी लग रही होंगी, क्योंकि इस शिप, ये जो ब्रिज है, पूरा बराज है, इसके कंपैरिजन में छोटी लगती हैं, बट एक्चुअल में काफ़ी बड़ी बोट है। 3 बोट हैं, बहुत बड़ी बड़ी बोट हैं, और पतली सी प्लास्टिक की रस्सी के साथ, रोप के साथ इनको बांधा हुआ है। इशू ये है कि ये आई, ठीक है, इनके ऊपर कोई आदमी नहीं था, और ये आके इस बराज से टकरा गई। थैंकफुली ये बराज डैमेज होने से बच गया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीका हो सकता है इस पूरे इशू को बढ़ाने के लिए, या फिर इस डैमेज को, इस बराज को डैमेज करने के लिए। लेकिन अगर बाई चांस ये बराज डैमेज हो जाता, यहाँ से वाटर लीक हो जाता या फ्लड आ जाता, बहुत सारे गांव आसपास के सबमर्ज हो सकते थे, भयंकर फ्लड आ सकता था। तो अभी पुलिस कंप्लेंट वगैरह हुई है, लेट्स सी ये पूरा पॉलिटिकल मामला है या कुछ गलती वैसी हो गई है। लेकिन इनको किसी से एंकर नहीं किया गया था। देखिए जो बोट्स होती है ना, जब इनको रोकते हैं तो उनको एंकर किया जाता है, मतलब वो एक बहुत मोटी जो लोहे की चेन होती है, वो पानी में डाल के उनको एंकर किया जाता है, किसी से बांध दिया जाता है ताकि वो निकले ना। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये डेलिबरेटली ही किसी ने जो है इनको छोड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा लग रहा था देखने से। खैर वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होता है, बात कर सकते हैं बाद में। लेकिन यस, प्रकाशन बैराज इस वजह से न्यूज़ में रहा। हाई फ्लड वहाँ पे हो सकती थी, अनफॉर्चुनेटली, पर थैंकफुली नहीं हुई है। तो ये विजयवाड़ा में है, आंध्र प्रदेश के अंदर, एंड 1235 मीटर का ये पूरा बैराज है, जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। 76 पिलर्स से जो है जोड़ के इसको जो है बनाया गया। पिलर्स यहाँ पे देख भी सकते हो। उसके अलावा ये सिर्फ बैराज नहीं है, ये एक कनेक्टिंग ब्रिज भी है, ठीक है। लोग कृष्णा रिवर को पार करते हैं इसके थ्रू। 1852 से 1855 के बीच में पूरा कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली अंग्रेजों के ज़माने का बहुत पुराना है। 1850 तो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया, तो उस समय इसको बनाया गया था। बाद में फिर इसकी जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया गया 1957 के अंदर। और जो तंगुत्री प्रकाशन जी थे, जो कि आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है, तो उस आपको याद रख सकते हो। एक कनाल है बेसिकली छोटी सी, जो यहाँ से निकलती है, बकिंगम कनाल उसको बोलते हैं, तो उसको भी पानी प्रोवाइड कराती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना, वो बेसिकली इसका काम है। चलिए, क्लेड टू एम्पोक्स, तो अभी एक इंडिया में पेशेंट आया है। हालांकि इसने अफ्रीका से विजिट किया था, कुछ ऐसी कंट्री से जहाँ पे इस समय मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ से इन्होंने विजिट किया इंडिया में। और जब इनको टेस्ट किया गया तो भाई ये पॉजिटिव पाए गए। तो अभी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज वगैरह इनका चल रहा है। तो वो तो एक अलग बात है। बट हाँ, हम लोग इसके बारे में डेफिनेटली बात कर सकते हैं, क्लेड टू एम्पोक्स। तो ये क्लेड टू और इससे पहले क्लेड वन, ठीक है। ये मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि एक वेरिएंट है। इन दोनों का जो एंसेस्टर है वो कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। बेसिकली दोनों कजन हैं, ठीक है। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं, ट्रांसमिशेबल रेट या फिर ये जो सीवियरिटी होती है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, दोनों का एंसेस्टर एक ही था। तो क्लैड वन, क्लैड टू के अंदर भी छोटी छोटी वराइटीज आती हैं। तो ये मंकी पॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसके केसेस यहाँ पे पाए गए हैं। कहाँ पे है ये? वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। बेसिकली बहुत सालों तक ये वेस्ट अफ्रीका में ही पाया जाता था,
बाद में ये जो है ग्लोबली फैलना शुरू हो गया और लास्ट ईयर डब्ल्यूटीओ ने इसको ग्लोबल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया था। खासकर नाइजीरिया से काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आप इसको याद रख सकते हो एग्जाम के तौर पे। किसको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? मोस्टली यंग जो मेल्स होते हैं, यंग मेल, यंग फीमेल को नहीं, मतलब कर सकता है लेकिन प्राइमरीली यंग मेल को करता है। एवरेज मीडियन एज इसकी 34 रहती है, मतलब मेरी एज के आसपास ही ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपकी बॉडी पे रैश हो जाती हैं, आपको फीवर वगैरह होने लगता है। ज़्यादातर उन लोगों को इम्पैक्ट करता है जो कि HIV पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं सबसे पहले उसी आदमी को टारगेट करेंगी ना भाई, जिसका इम्यून सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और HIV के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इम्यून सिस्टम यहाँ पे खराब हो जाता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट से ज़्यादा फैलता है ये, हालांकि ऐसा नहीं है, नॉन सेक्सुअल भी कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है, पर ज़्यादातर जो है वो इंटरकोर्स की प्रैक्टिस के दौरान फैलता है। 2022 में जो है वर्ल्ड ओवर 100,000 से ज़्यादा केसेज यहाँ पे आ गए थे, 222 जो है यहाँ पे डेथ हुई है। अब जो आपको देखना है वो ये है, ये जो कंट्री है आपने याद रखनी है। रीसेंट जो आउटब्रेक हुआ है इसका, आउटब्रेक मतलब वहाँ पे केसेस जब आने लगते हैं उसको आउटब्रेक कहते हैं। वो साउथ अफ्रीका में और कोट डी आविर, ये कंट्री का नाम है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे आए। तो आपसे एग्जाम जैसा पूछ सकता है कि रिसेंटली देयर वाज आउटब्रेक ऑफ अ वायरल डिसीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये आपने याद रखना है, दोनों कंट्री का नाम आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है। अब ये क्लेड 1 क्लेड 2 के बीच में क्या डिफरेंस है? बेसिकली दोनों कजन ही हैं, कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था इनका, बाद में दोनों इवॉल्व हो गए, दोनों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे डेवलप कर ली। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि क्लेड 2 बेसिकली उतना डेडली है नहीं। क्लेड 2 में जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, दैट इज ओनली 2.2%, लेकिन जो क्लेड 1 है इसके अंदर 10% होती है, मतलब ज़्यादा इसके अंदर डेथ होती है। क्लेड 1 जो हुआ है वो पर्सन टू पर्सन ज़्यादा फैलता है, और इसकी जो ट्रांसमिसिबल रेट है क्लेड 2 की वो थोड़ी सी कम रहती है। क्लेड 1 को सेंट्रल अफ्रीका के अंदर ज़्यादा फैलता है, क्लेड 2 जो है वेस्ट अफ्रीका खासकर नाइजीरिया में ज़्यादा स्प्रेड होता है। वो थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हो, इसमें बाकी और कुछ खास है नहीं। चलिए, पीयर टू पीयर लैंडिंग, P2P। तो देखिए यूजली हम लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा लोन पे लेते हैं, राइट? बैंक का काम ही यही होता है भाई। और बैंक का काम क्या होता है, वो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाता है, मतलब हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। जो पैसा हम लोग सेविंग अकाउंट में बैंक में डालते हैं, वही पैसा बैंक आगे फर्दर लैंडिंग कर देता है ना। यहाँ से बैंक को इंटरेस्ट रेट मिलता है और यहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है ना। आप सेविंग अकाउंट कराओगे तो पैसा बैंक आपको देगा, बैंक आगे लैंडिंग करेगा तो बैंक आपसे भैया पैसा लेगा। उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है ना। मतलब जैसे आपको बैंक 3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, लेकिन आगे जिसको बैंक ने लोन दिया है वहां से बैंक 5% का इंटरेस्ट रेट ले रहा है। तो ये जो 2% का बीच में डिफरेंस होता है, बेसिकली वही एक बैंक का प्रॉफिट भी होता है। तो बैंक एक ना इंटरमीडियरी का काम करता है जनरली, ठीक है। तो आप बैंक में जाते हो और वो सब चीजें होती हैं। लेकिन पीयर टू पीयर क्या होता है? पीयर टू पीयर में ना ये बैंक वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। पीयर टू पीयर बेसिकली एक तरह की सोशल लैंडिंग होती है, एक तरह की क्राउड लैंडिंग होती है, ठीक है। आप सीधा जाके बोरोवर से अपना आराम से पैसा ले लीजिए। यूजली जो हमारी NBFCs होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं, वो पीयर टू पीयर लैंडिंग करते हैं, ठीक है। पहले ये किसी तरह से रेगुलेट नहीं होते थे, लेकिन बाद में RBI इनको रेगुलेट करने लगा, और अभी ये जो NBFCs हैं इनको RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि भाई हम लोग P2P लैंडिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा NBFC के पास जाके बैंक में पैसा ले सकते हो। फायदा क्या होता है इससे? इससे बेसिकली सबको फायदा है। पहली बार जो लोग लैंड कर रहे हैं, ठीक है, यूजुअली जैसे बैंक लैंड करते हैं, यहाँ पे NBFC लैंड करते हैं। तो NBFC नॉर्मल बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाइयर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको, मतलब अगर बैंक में उससे लैंड करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको वो पैसा मिलता है। दोनों को फायदा है इसमें। NBFC हल्का सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है। अब सीधी सी बात है, मान लो आप हो, आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, आप एक NBFC हो या इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो, या आप लैंडिंग करना चाहते हो, आपके पास 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं। अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में उसको पैसे को रखते हो तो बैंक आपको कितना पैसा देता है? 2%, इससे भी कम देता है ना। लेकिन अगर आप P2P लैंडिंग करते हो तो आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। बैंक में रखने से 2% मिल रहा था, इनके थ्रू आपको 5% मिलेगा। तो आपको बेनिफिट है, लेंडर को बेनिफिट है इसमें, क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसके अलावा जो बोरोवर है भैया, इसमें बोरोवर को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको कम देना पड़ता है। बैंक में 11-12%, 13% रहता है, यहाँ पे आपको 8-9% में मिल जाता है। तो दोनों के यहाँ पे बेनिफिट हो गया।
क्रेडिट की एक्सेस आपको ज़्यादा मिल गई। जो लोग यूजली नॉर्मल बैंक से ज़्यादा पैसा बोरो नहीं कर सकते थे किसी रीज़न की वजह से, वो एनबीएफसी से पैसा बोरो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेपर वर्क वगैरह कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है और ये सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी रहता है। और जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो आप कहाँ लगाओगे? तो शेयर मार्केट में लगाओगे, म्यूचुअल फंड में लगाओगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करोगे, है ना, अलग अलग तरीके से। तो ये आपको एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, एक और तरीके से आप पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको पढ़िए। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, बेसिकली अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊंगा क्या है बेसिकली ये। तो जब हम लोग UNFCCC की बात करते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग बात करते हैं, रियो समिट से ये आया था, फिर उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल और फिर पेरिस कन्वेंशन वगैरह वो सब हुआ। यहाँ पे दिक्कत एक ही है, यहाँ पे दिक्कत है पैसे की, ठीक है, $100 बिलियन। तो जो फंड हम लोगों ने बनाया था उसमें जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन हर साल देंगी एज अ क्लाइमेट फंड, ठीक है। लेकिन वो पैसा इन्होंने अब तक दिया नहीं है। $15-20 बिलियन देते हैं, बाकी ऐसे ही मना कर देते हैं या किसी ना किसी बहाने से उसको ऐसे पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन क्या रहता है, हर साल इस फंडिंग को लेके डिस्कशंस होती रहती हैं। इस बार भी इसको लेके डिस्कशंस हो रही है। तो जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, ये कुछ एक नया इन्होंने टूल निकाला है डेवलप्ड कंट्रीज ने। बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेशराइज करने का एक तरीका निकाला है, आप इतना कह लीजिए। UNFCCC की मीटिंग से पहले और भी कई सारी मीटिंग्स होती हैं, नेगोशिएशंस होती रहती हैं, जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप्स जो कि क्लाइमेट चेंज के गोल के बारे में बात करेंगे, ये जो डिफरेंट हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनके एमिशन के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं। वहीं एक एडहॉक वर्किंग प्रोग्राम भी होता है जो कि थोड़े समय के लिए बनाया जाता है नेगोशिएशंस वगैरह करने के लिए। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। ये कह रहे हैं भाई ठीक है, $100 बिलियन वो तो जो था वो गया, अभी आप उसके ऊपर मिट्टी डालिए, कुछ नया करते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो अभी जो फंडिंग होगी ना, पहले फंडिंग करने की जिम्मेदारी किसकी थी? डेवलप्ड कंट्रीज की थी। किसको देना था? डेवलपिंग कंट्रीज को देना था। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हम कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। क्या चेंज करेंगे? इन्होंने कहा कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री ही नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्री भी फंडिंग देंगी। वो डेवलपिंग कंट्री जो ग्रीन हाउस गैसेस को काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज करती हैं। यहां पे आप कह सकते हो इंडिया और चाइना को डायरेक्ट टारगेट किया गया है। इंडिया, चाइना, ब्राजील को डायरेक्ट टारगेट किया गया है, क्योंकि हमारा पर कैपिटा एमिशन तो कम है और हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम है, लेकिन वी आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स। तो इन अ सेंस ये कंट्री कह रही हैं, डेवलप्ड कंट्री, कि आप भी फंडिंग करिए। ये डेवलप्ड कंट्रीज बहुत समय से डिमांड कर रही हैं कि इंडिया, चाइना को भी पैसा देना चाहिए, लेकिन हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे भाई हम तो पैसा दे ही नहीं सकते। पहली बात, हमारे पास पैसा है नहीं। दूसरी बात, हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। और तीसरी बात, ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप जिम्मेदार हो। तो आपकी एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसीलिए आप ज्यादा मदद करें, ठीक है। ये इनके बीच में बेसिकली इस समय लड़ाई चल रही है। एक तो लड़ाई ये चल रही है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और एक लड़ाई ये चल रही है कि एमिशन के बेसिस पे हम आप इसको नहीं कर सकते, पर कैपिटा बेसिस पे करिए। जैसे अलग अलग कंट्री ने अलग अलग पोजीशंस यहाँ पे बताई हैं। स्विट्जरलैंड का कहना है कि भाई जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करें। चलो ये तो हमने बात मान लिया, इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है। और जो हाई एमिटर्स हैं वो भी करें। तो स्विट्जरलैंड ये कह रहा है कि मैं तो करूंगा ही क्योंकि मैं हाई इनकम कंट्री हूं, लेकिन इंडिया भी करेगा क्योंकि वो हाई एमिटर है, लेकिन हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत का। ऐसी ही बात कनाडा ने भी बोला है। कनाडा ने कहा है कि भैया जिनकी नेशनल इनकम कम है, मतलब पर कैपिटा इनकम कह सकते हो, वो जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है वो तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही। जो हाई एमिशन कर, ये भी इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी, यूएसए भी, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री ने इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। इनका यह कहना है भाई आप हर साल कुछ नया लेके आते हो। अरे भाई पहले आपका $100 बिलियन का जो टारगेट था उसको तो अचीव करिए, बाद में ये सब बकवास करिए। वो तो आप अचीव कर नहीं रहे हो जो आपने वादा किया था। कुछ ना कुछ चेंज करके आप हमारे ऊपर प्रेशर डालते रहते हो। अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता, इतना ही टेक्निकल एक्सपर्टीज होता, तो हम आपके पास क्यों आते? सीधी सी बात है, राइट।
आप हिस्टोरिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आप ज़्यादा काम करिए। तो वो बेसिकली इनके बीच में चल रहा है। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इस बार UNFCCC में क्या होगा। ये जो डेवलप्ड कंट्री वर्सेस डेवलपिंग कंट्री की जो फाइट है रिगार्डिंग गैसेस एंड एवरीथिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स सी क्या होगा। एनीवेज, बेबी कोलंबो क्या है, बेसिकली 2018 के अंदर एक मिशन लॉन्च किया गया था। ये मिशन मरकरी को लेके था और यहाँ पे हम लोगों ने अपने 2 सैटेलाइट भेजे हैं। अब इस समय वो बहुत क्लोज डिस्टेंस से मरकरी की हाई डेफिनेशन पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। मरकरी के सरफेस की इससे बेटर पिक्चर आज तक नहीं ली गई है। तो पिक्चर्स जो है वो साइंटिस्ट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे सरफेस पे क्या है। वो आपको बस थोड़ा याद रखना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी है, उन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। 2026 तक आई थिंक ये प्रोग्राम जो है लगातार इनका चलने वाला है। 2 साल का और पीरियड है बेसिकली इसका। मरकरी अपने आप में बहुत ही एक मिस्टीरियस सा एक प्लेनेट होता है। पहली बात तो ये बहुत क्लोज है सन के, वो तो ऑब्वियसली बात है ही। उसके अलावा इतना क्लोज होने के बावजूद भी मरकरी पे वाटर आइस पाया जाता है। ठीक है, आइस की फॉर्म में वाटर पाया जाता है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मरकरी का जो कोर है, जो जैसे अर्थ की कोर है ऐसे मरकरी की भी कोर है। मरकरी की कोर साइज में बहुत बड़ी है, वो इसको बड़ा अजीब सा एक प्लेनेट बनाती है, जबकि अर्थ की कोर उतनी बड़ी नहीं है एज कम्पेयर टू द होल रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एक वो चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे सल्फर वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है प्रॉपरली। तो वो एक थोड़ा सा मिस्टीरियस सा है मरकरी। लेकिन मरकरी ना काफ़ी चैलेंज भी हमारे लिए लेके आता है, क्योंकि हम मरकरी के बहुत क्लोज जा नहीं सकते। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मरकरी के क्लोज जाते रहते हैं ना, ग्रेविटी बढ़ता रहता है सन का, और हमारे सैटेलाइट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फ्यूल वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ यहाँ पे जो है बहुत हाईएस्ट लेवल की चाहिए होती हैं। बट एनीवेज, ये मरकरी के अंदर में गए हैं, 2 सैटेलाइट हमारे गए हैं। उसके मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को स्टडी करेंगे, उसके सरफेस वगैरह को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। चलिए, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर क्या है, बहुत ज़्यादा डीप इस टॉपिक में नहीं जाना है। एक तो सिंपली आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि गुड्स ट्रेड जो बैरोमीटर है इसको कौन रिलीज करता है। इसे रिलीज करता है WTO। वैसे प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आप ये पर्पस इसी पर्पस के डाला गया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स कौन इशू करता है। WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, याद रखना है। इसके नाम में ही गुड्स है, इसका मतलब ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। इट ओनली टॉक्स अबाउट द मर्चेंडाइज, इट ओनली टॉक्स अबाउट द गुड्स। तो ये एक इंडेक्स लेके आता है बेसिकली, और इस इंडेक्स में ये बताता है भाई वर्ल्ड की इकोनॉमी ने कब कितना ग्रो किया, वर्ल्ड में जो गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, वो कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, वो उसकी एक आपको पिक्चर सी बता देता है। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव होना शुरू हुआ है 23 और 24 के आसपास, और बीच में 2-3 साल तक तो ये बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा था। और ये बेसिकली ग्लोबल ट्रेंड है। इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि भाई जैसे 2022 में तो पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो गई थी वर्ल्ड ट्रेड। अभी थोड़ा सा उसने बढ़ना शुरू किया है 2024 के इस क्वार्टर में। यूरोप के अंदर डिमांड कम चल रही है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में इसने क्या कहा है, देखिए इंडिया में इसने ये कहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना वो काफ़ी अंडर प्रेशर है। भाई देखिए, एक्सपोर्ट आप कब करोगे, जब आपकी डिमांड होगी ग्लोबली। और इस समय यूरोप में के अंदर डिमांड कम चल रही है, रिसेशन वाला मुद्दा बना हुआ है और हाई इन्फ्लेशन यूरोप के अंदर चल रहा है। तो इंडिया की क्योंकि डिमांड नहीं है इंडियन प्रोडक्ट्स की, तो हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस रिपोर्ट के अंडर में, ये रिपोर्ट कहते हैं कि इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। नए नए ट्रेड पार्टनर्स हमें बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो रीजनल ट्रेड्स हों। लेकिन ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमारे लगभग किसी पड़ोसी से अच्छी नहीं बनती है फिलहाल। तो नई मार्केट सर्च करने की कोशिश इंडिया कर रहा है, कभी अफ्रीका में, कभी हम लोग साउथ अमेरिका वगैरह में, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही है। क्योंकि मार्केट सिर्फ साइज नहीं होता, नंबर ऑफ पीपल। मार्केट का मतलब होता है परचेजिंग पावर। चाहे कम लोग हों लेकिन उनकी परचेजिंग पावर अच्छी हो, दैट्स अ बेटर मार्केट, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया नई नई मार्केट खोजने की कोशिश करेगा, ऐसा इसने कहा है। तो इसमें ज़्यादा टॉपिक में इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। सहारिया ट्राइब राजस्थान के अंदर पड़ती है सहारिया ट्राइब। तो वहाँ के जो DM साहब थे उन्होंने रिसेंटली एक सर्वे किया था, और उस सर्वे के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन पाए गए इस ट्राइब में, और उनको हॉस्पिटल में कुछ दिन रखा गया। ठीक है, इलाज वगैरह चला और अभी वो आराम से घर पे आ गए हैं। तो सहरिया ट्राइब जो है इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो आपको तो याद रखना है कि ये राजस्थान से बिलोंग करती है। ठीक है, राजस्थान में जो बैरन जो जिला है वहाँ से बिलोंग करती है ट्राइब।
और बहुत पुरानी ट्राइब है एक्चुअली। भील ट्राइब का एक पार्ट है ये। रामायण में भी इसका जिक्र आता है, इस ट्राइब का, भील ट्राइब का, अलग अलग तरीके से। और ये एक पीवीटीजी है। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। हमारे यहाँ पे जितने भी ट्राइबल ग्रुप होते हैं, उन ट्राइबल ग्रुप में जिससे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, सबसे ज्यादा पिछड़ा होता है, उसे पीवीटीजी बोलते हैं। ठीक है। और सेमी नोमैडिक हैं ये, अपनी गाय वाय भेड़ बकरियां चराते हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, जंगल वंगल में ज़्यादा रहते हैं, बहुत परमानेंटली ये लोग सेटल नहीं है सच। और सहरिया लैंग्वेज ये बोलते हैं, बेसिकली कि हिंदी का डायलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं। पैट्रियार्कल सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा है, क्लैन बेस्ड डिवीज़न है, मतलब खानदान बेस्ड यहाँ पे डिविजन्स रहती हैं। पीवीटीजी क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। जो कि ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पिछड़ा जो ट्राइबल ग्रुप होता है बेसिकली, उसे पीवीटीजी कहते हैं। 1973 में जो है देशभर कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये जो बनाया गया था, लेकिन उस समय इनका नाम पीवीटीजी नहीं होता था, उस समय इनका नाम होता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। बाद में 2006 में हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके पीटीजी से पीवीटीजी कर दिया। इनका बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि ये वो सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर तो होता है, लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लोग। उसके अलावा लिटरेसी लेवल बहुत कम होता है, बैकवर्डनेस होती है, और पॉपुलेशन स्टैग्नेंट होती है या डिक्लाइन हो रही होती है। तो ये कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं पीवीटीजी डिक्लेयर करने के। इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं। हाईएस्ट पीवीटी जो है वो ओडिशा के अंदर पाई जाती हैं, 13। दूसरे नंबर पे आती है आंध्र प्रदेश, 12। ठीक है। और जो लार्जेस्ट पीवीटीजी ग्रुप है ओडिशा के अंदर, उसका नाम है सौरा कम्युनिटी। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है। चलिए, तो आज की सभा यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है। उसके अलावा ये कंटेंट कहाँ मिलता है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको कंटेंट, अपनी जो स्टूडेंट कॉपी है वो मिल जाती है, आप उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।